मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है प्राचीन भारत का और इसके अंतर्गत हम सिकंदर से लेकर गुप्त काल तक सिनॉप्सिस के आधार पर हम पढ़ेंगे और इन सिनॉप्सिस में हमने उन्हीं पॉइंट को लिया गया है जो पॉइंट या किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। मगध काल देखना, जो 16 महाजनपद हुए हैं उसमें से एक महाजनपद हुआ है कौन सा? मगध। और जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और ये क्यों था? क्योंकि ये दोआब में था। दोआब कौन सा? गंगा यमुना का दोआब था। जहाँ पानी होगा वहाँ जंगल होगा, वहाँ जंगल होगा तो घोड़े हाथी होंगे, घोड़े हाथी होंगे तो सेना शक्तिशाली होगी, पानी होगा तो कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो वाणिज्य अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो उस राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो भी शानदार होगी। इसलिए मगध राज्य जो है आर्थिक और सैन्य बल दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो वो था मगध राज्य। दूसरा पॉइंट ये है कि 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था क्षेत्रफल वाइज में? तो वो था मध्य प्रदेश में जो अवस्थित है अवंतिका। हुआ क्लियर? और 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बुद्ध ग्रंथ के आगंतुर निकाय में। हुआ क्लियर? मगध राज्य का जो संस्थापक था वो था वृद्धरथ और इसके बाद आता है राजा कौन सा? बिंबिसार। बिंबिसार अपनी राजधानी बनाता है किसे? राजगिरी, जिसे गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है। और बिंबिसार के दरबार में कौन रहता है? एक रहता है जीवक। और जीवक जो होता है ये राजवैद्य होता है और जीवक को ही बिंबिसार बुद्ध की सेवा के लिए भेजता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा के लिए किसे भेजा था? तो जीवक को भेजा था। हुआ क्लियर? इसके बाद चर्चा करेंगे हम सिकंदर की। तो सिकंदर जब भारत में आक्रमण करता है तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर जब भारत में एंट्री लेता है तो तक्षशिला राज्य का राजा कौन होता है? तो वो होता है आम्बी। कौन होता है? राजा आम्बी होता है। हुआ क्लियर? अभी हाल ही में एमपी सेट या फिर यूपीपीएससी, इन दोनों कोई एग्जाम में से ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखना, सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर जब भारत में आता है, एंट्री करता है, तो इसे राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ता है और जिस नदी किनारे युद्ध होता है वो नदी है झेलम। और इस युद्ध को बोलते हैं हाई डिस्पीज का युद्ध बोलते हैं। और यह युद्ध किसके किनारे होता है? तो ये युद्ध होता है झेलम और इसका प्राचीन नाम है वितस्ता। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है किस नदी किनारे हुआ है और ये भी पूछता है कि जो झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो वितस्ता। हुआ क्लियर? और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इस युद्ध का नाम क्या है? तो वो है हाई डिस्पिस का युद्ध। ठीक है, जो सिकंदर होता है उसका एक घोड़ा होता है, प्रिय घोड़ा, उसका नाम है बुकाफेला। बुकाफेला की मृत्यु हो जाती है यहीं पर, कहाँ पर? भारत में। और ये मृत्यु कहाँ होती है? ये जम्मू कश्मीर होती है। इसलिए झेलम नदी किनारे, इसलिए झेलम नदी किनारे बुकाफेला नाम का एक नगर बसाता है। ये क्वेश्चन ही पूछता है ठीक एग्जाम में। जो सिकंदर है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और व्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो विपाशा है। हुआ क्लियर? मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ये करता है चंद्रगुप्त मौर्य करता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं ये जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। ध्यान रखना, जो मौर्य साम्राज्य है उसके 3 राजा महान हुए हैं। एक है चंद्रगुप्त, एक है बिंबिसार और एक है अशोक। हुआ क्लियर? चंद्रगुप्त थे जैन अनुयायी। ठीक है, जो बिंबिसार था ये था आजीवक संप्रदाय के और जो अशोक थे ये बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। यानी तीनों महान राजा अलग अलग धर्म के अनुयायी थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और जो चंद्रगुप्त है उन्होंने अपना गुरु बनाया था किसे? भद्रभाव को अपना गुरु बनाया था। इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में होती है। कैसे होती है? इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे।
क्योंकि जो 12 वर्ष का अकाल हुआ था तो भद्रभाव के साथ ये श्रवण बेलगोला आ गए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और वहां पर श्रवण बेलगोला में ही संलिखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ध्यान रखना, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके दरबार में आता है कौन? मेगास्थनीज आता है। और मेगास्थनीज जो होता है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है। और मेगास्थनीज जो है एक बुक लिखता है, बुक का नाम होता है इंडिका। और इंडिका में मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में बांटता है। हुआ क्लियर? ठीक है। मौर्य काल में ही एक महान राजनीतिक रहे हैं, उनका नाम है कौटिल्य। और उनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत बताया गया है। तो ये भी पूछता है कौटिल्य का बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और उसमें क्या दिया है? सप्तांग सिद्धांत दिया है। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना, मित्र, इन 7 अंग की बात करता है। वह क्लियर? राज्य के लिए 7 अंग होना आवश्यक है, ये बताता है सप्तांग सिद्धांत में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। जो चंद्रगुप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी हैं वो है बिंदुसार। बिंदुसार जो हैं ये अमित्रघात नाम से जाने जाते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। और बिंदुसार जो हैं ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। और जो आजीवक संप्रदाय हैं ये मक्खल पुत्र घोषाल इसके संस्थापक थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वह है मक्खल पुत्र घोषाल। हुआ क्लियर? ठीक है। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, एक सुसीम और एक है अशोक। और इन दोनों को जो तक्षशिला है वहाँ पे विद्रोह हो जाता है, तो दोनों को वहाँ पे ये भेजते हैं विद्रोह को शांत करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है अशोक के दरबार में एक राजदूत आता है, उसका नाम होता है डाइमेकस। देखना, जो मेगास्थनीज है वो आता है किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य काल में। और जो बिंदुसार के शासनकाल में कौन आता है? वो है डाइमेकस। हुआ क्लियर? इसके बाद बिंदुसार के 2 पुत्र हुए हैं, सुसीम और अशोक। अशोक महान राजा हुआ है, इसलिए इसके फैक्ट भी ज्यादा हैं। अशोक जो हैं 269 ईसा में मगध की गद्दी में बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है आईएमपी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो बिंदुसार है उसकी मृत्यु हो जाती है इसके 4 साल पहले, 260 273 में। 273 में ही बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। और इन दोनों के बीच में 4 साल का गैप है। 4 साल का गैप क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो अशोक है इसके 100 भाई थे। और जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो इन्होंने अपने 99 भाइयों को 4 साल तक मारा। और उसके बाद जो है ये मगध की गद्दी में बैठा। हुआ क्लियर? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि अशोक जब गद्दी में बैठा तो कहाँ का राज्यपाल था? तो ये मध्य प्रदेश की पीएससी के लिए एक फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है कि जो अशोक है जब मगध की गद्दी में बैठा तो ये कहाँ का राज्यपाल था? तो ये था अवंती का राज्यपाल था। हुआ क्लियर? ठीक है। अवंती कहाँ पर है? आज का मध्य प्रदेश यानी कि उज्जैन है। और जो अवंती का था वो 16 महाजनपदों में से क्षेत्र वाइज में सबसे बड़ा राज्य था। और जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है अशोक जो है भाब्रू अभिलेख में ये कहते हैं कि मैं मगध का राजा हूँ। क्वेश्चन आपको यह है कि अशोक ने किस अभिलेख में कहा है कि मैं मगध का राजा हूँ? तो वो कौन है? भाब्रू अभिलेख। अशोक एक निग्रंथ नाम के बौद्ध भिक्षु से मिले और बौद्ध धर्म को जाना। और जो उपगुप्त हैं उनके द्वारा इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। हुआ क्लियर? अशोक के पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा। इनको इन्होंने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। हुआ क्लियर? अशोक जो है, अशोक का ही एक कौसंबी अभिलेख है और कौसंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अशोक का जो अभिलेख है वो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और जो रुम्मिनदेही अभिलेख है ये सबसे छोटा अभिलेख है, ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो अशोक है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान
भू राजस्व की दर कितनी घटाए थे, तो वो 1/8 भाग को इन्हें कम कर दिया था करों का। और जो लुम्बिनी ग्राम है, यहाँ पे जो धार्मिक कर है बलि, उसको माफ कर दिया था। बलि जो है, आपने ऋग्वेद है वहाँ पे आपने सुना होगा कि ऋग्वेद में जो बलि नामक कर है ये स्वैच्छिक कर था, लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल आता है तो ये बलि नामक कर जो है क्या हो जाता है, ये नियमित हो जाता है। कौन सा? बलि नामक कर, ठीक है। तो बलि नामक कर कहाँ मिलता है हमें? हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, ध्यान रखना। जो मगध राज्य है उसकी 4 क्षेत्रों में 4 राजधानी थी। उत्तर में तक्षशिला, ठीक है, पश्चिम में उज्जैनी, दक्षिण में स्वर्णगिरी और पूर्व में तोसल, ठीक है। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए। उज्जैनी है जहाँ के क्या थे, ये राज्यपाल थे जब इन्होंने गद्दी में बैठा थे, किसके? मगध राज्य के। अशोक के बाद कोई भी महान राजा नहीं हुआ है किसमें? मौर्य वंश में। तो जो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो था वृद्धरथ, और वृद्धरथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने कर दी, जो एक ब्राह्मण था। और पुष्यमित्र सिंह ने जब इसकी हत्या करी तो शुंग वंश की स्थापना करी, और शुंग वंश की स्थापना करने के बाद उन्होंने जो राजधानी है वो बनाई विदिशा, जो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश का विदिशा है। ये क्वेश्चन 2020 या 2022-23 में पूछ चुका है कि शुंगों ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, तो वो है विदिशा को। हुआ क्लियर? ध्यान रखना कि पुष्यमित्र शुंग के समय और अशोक के समय एक स्तूप का निर्माण हुआ है, वो स्तूप है भरूत स्तूप, जो कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के सतना में अवस्थित है। इसकी खोज जो है, इस स्तूप की खोज जो है 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अशोक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, और यह किसने किया है? वो किया है पतंजलि ने किया है। पतंजलि कौन थे? इन्होंने जो योग के जो जितने भी कलाएं हैं उसको एक बुक में संग्रहित किया था, पतंजलि वो थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं सातवाहन। सातवाहन जो है इन्होंने सब शुरू किया था, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का आरंभ किया था, और यही प्रथा जो है गुप्त काल के विनाश का बनती है कारण। कैसे? गुप्त काल में इतने ब्राह्मण हो गए, उनको इतनी सारी जो भूमि है अनुदान दे दी गई। जब अनुदान दे दी गई तो उस भूमि से कोई भी कर नहीं आता था, और जब कर नहीं आया तो जो राजस्व है उसमें कमी आई। जो राजस्व में कमी आई, सिंपल सी बात है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और जो गुप्त काल का जो डिक्लाइन शुरू हो गया, ठीक है। शुरू किसने किया था? सातवाहनों ने। इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भूमि अनुदान किसने शुरू किया था, तो वो सातवाहनों ने शुरू किया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है नानाघाट अभिलेख में मिलते हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं। हुआ क्लियर? जो सातवाहन है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम करते थे। कौन? सातवाहन। सातवाहन में एक प्रशासन इकाई थी, उसे कहते थे गौलमिक। गौलमिक जो है एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। इस टुकड़ी का पूरा प्रधान होता था कौन? गौलमिक। इनका काम होता था जो नगर है वहाँ पे शांति बनाए रखना, और ये अभी हाल ही में 2024 का जो एमपी सेट हुआ है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखना, भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, इन आक्रमणों का क्रम पूछता है। तो सबसे पहले आक्रमण हुआ है वो हुआ है हिंद यूनानी का, सेकंड हुआ है शकों का, तीसरा हुआ है पल्लव का, और चौथा हुआ है कुषाण का, ठीक है। हिंद, शक, पल्लव, कुषाण, इन चारों का सीक्वेंस ही पूछता है, तो ध्यान रखना इस सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, जो यवन राज्य है, यवन राज्य से एक राजा आया था, उसका नाम था मिनांडर। मिनांडर ने बौद्ध फिलोसफर नागार्जुन से क्वेश्चन किया। मिनांडर ने जो प्रश्न किया था नागार्जुन ने उसका जो उत्तर दिया उसको एक बुक में संकलित कर दिया गया, और उस बुक का नाम दिया गया क्या? मिलिंद पन्हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि मिनांडर द्वारा नागार्जुन से जो क्वेश्चन किए थे उस बुक में संकलित कर दिया गया, उस बुक का नाम क्या है? तो वो है मिलिंद पन्हो। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, जो यवन है,
जो यवनी आए थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। देखना 3 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने आरंभ किया था? वो यवन ने किए थे। हुआ क्लियर? दूसरा क्वेश्चन कि जो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये किए थे गुप्त ने। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने किए थे? तो कुषाण ने किए थे। हुआ क्लियर? यहाँ पे देखना सबसे पहले आएगा सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने आरंभ किया? तो वो है यवन। सर्वाधिक सिक्के किसने किया? तो गुप्तों ने किया। और जहां सर्वाधिक के साथ शुद्ध लग गया, शुद्ध किसने किया? वो कुषाण ने किया। हुआ क्लियर? अब इसके बाद जो सेकंड आक्रमण होगा वो होगा शकों का। तो शक जो है अपने आप को क्षत्रप कहते थे। हुआ क्लियर? ठीक है। शक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु शक में दो कंटेंट को याद रखना कि शकों को उज्जैन के एक राजा ने परास्त किया था और इन्हें पराजित करके यहाँ से खदेड़ दिया था। उसका जो समय था वो था 58 ईसा पूर्व। इसलिए 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत आरंभ हुआ था। हुआ क्लियर? यानी कि आपसे क्वेश्चन आया कि विक्रम संवत कौन सा है? तो वो 58 है। क्यों है? क्योंकि उज्जैन के एक राजा ने शकों को किया था पराजित, इसलिए उस डेट को ही एक संवत स्टार्ट किया गया, विक्रम संवत। हुआ क्लियर? सेकंड चीज, सबसे प्रतापी राजा हुआ है इसमें रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन जो है ये संस्कृत का भाषा का सबसे प्रेमी राजा था। इसीलिए इसने एक अभिलेख लिखा, कौन सा? गिरनार अभिलेख लिखा। और ये संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है, गिरनार अभिलेख। हुआ क्लियर? आपको यहाँ से याद रखना है क्या कि रुद्रदामन जो है ये शक राजा था जो संस्कृत का प्रेमी था। इसका अभिलेख का नाम क्या है? तो गिरनार है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है कुषाण। कुषाण जो है जब गद्दी में बैठा वो डेट थी 78 ईसा। और इसी से उसने एक संवत आरंभ कर दिया जिसे कि शक संवत कहते हैं। और इसी शक संवत को भारतीय सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरा, जो कुषाण हुआ है, कुषाण के काल में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई है। वो कहाँ हुई है? ये कुंडल वन में हुई थी। हुआ क्लियर? और जब कुंडल वन में जो फोर्थ संगति हुई थी बुद्ध धर्म की, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। हुआ क्लियर? और वसुमित्र ने एक लिखा है सूत्र, उस सूत्र का नाम है महाविभास सूत्र। क्या नाम है? महाविभास सूत्र। और महाविभास सूत्र जो है ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। हुआ क्लियर? दूसरा है कुषाण जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। बताया था मैंने, यवन जो आए थे उन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के आरंभ किए। कुषाण जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्के चलाए थे इन्होंने। ठीक है। और जो सर्वाधिक सोने सिक्के पूछेगा आपसे वो गुप्त आ जाएगा। जहां शुद्ध आया वहां कुषाण, सर्वप्रथम आएगा यवन और सर्वाधिक आएगा गुप्त। हुआ क्लियर? ठीक है। जो कुषाण हुए हैं इनके एक राजवैद्य हुए हैं, उनका नाम है चरक। ठीक है। इन्होंने लिखा है चरक संहिता। और ये जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है क्या? चरक संहिता। ध्यान रखना। ठीक है। कुषाण के काल में ही गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ है। ये दोनों कला का संबंध किससे है? मूर्ति कला से है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में बनी थी? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन कर चुका है कि कुषाण का कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में बनी थी या किस स्टाइल में बनी थी? तो बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी मथुरा कला में। हुआ क्लियर? परंतु अगर क्वेश्चन आपको यहां से बदल दे कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस कला में बनी है? तो वो है गांधार कला में। हुआ क्लियर? दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से आपके। बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति किस कला में बनी है? पहली मूर्ति किस कला में बनी थी? तो वो थी मथुरा कला। परंतु यही क्वेश्चन कर लिया आपसे कि बुद्ध की सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक किस कला में मूर्ति बनी है? तो वो है गांधार कला में। हुआ क्लियर? उन दोनों मूर्ति कला का विकास किसमें हुआ है? कुषाण के काल में हुआ, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अब आ जाइए गुप्त वंश। गुप्त वंश में जो प्रथम महान शासक हुआ है वो हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने उपाधि धारण की थी, वो थी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी।
इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो हुए हैं समुद्रगुप्त, और जो चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं इन्होंने आर्यव्रत यानी कि उत्तर भारत में 9 शासक और दक्षिण भारत में 12 शासक को क्या किया था, हराया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। हुआ क्लियर? जो चंद्रगुप्त प्रथम है इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत जिसे आर्यव्रत कहते हैं वहाँ के 9 शासकों को, और जो दक्षिण भारत है वहाँ के 12 शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखना ये प्रथम है और द्वितीय भी हैं। द्वितीय कौन है? ये समुद्रगुप्त के जो पुत्र हुए हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। जहाँ प्रथम आएगा वही कहलाएगा नेपोलियन। क्यों? 9 और 12 जो शासक है उनको हराया था इसलिए। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से एक ही फैक्ट को याद रखना कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे कौन? हरिशण। हरिशण द्वारा रचित कौन सी है? वो है इलाहाबाद प्रशस्ति। तो ये क्वेश्चन करता है। जो समुद्रगुप्त हुए हैं, समुद्रगुप्त के पुत्र हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि उज्जैन को सेकंड द्वितीय राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त के समय ही फाहियान भारत आया था। हुआ क्लियर? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्रदामन तृतीय को क्या किया था? पराजित किया था। इसलिए इन्हें सकारी कहा जाता है। हुआ क्लियर? चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? वो सकारी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में होते थे नवरत्न। वो इस प्रकार है: कालिदास, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, शक, अमर सिंह। ठीक है, तो जो अमर सिंह हैं उनकी एक बुक है अमरकोश। ठीक है, अमरकोश जो है अभी यूपीएससी में 2020-21 में क्वेश्चन किया था कि अमर सिंह की बुक का नाम क्या है, या सिमिलैरिटी क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन इसलिए किया था कि जो अमरकोश है यहाँ पर जो कृषि की जो पद्धति है, सिंचाई पद्धति जिसमें जिसे कहते हैं रहट पद्धति, उसका उल्लेख किया गया है। यानी कृषि की अच्छी खासी जो नॉलेज है ये दी है अमरकोश में। वो बुक किसकी है? अमर सिंह की है। इसलिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में कर लिया था। तो ध्यान रखना कि अमर सिंह की जो बुक है कौन सी है? वो अमरकोश है। कभी आया तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन्होंने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के लॉन्च किए थे। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपलब्धि है ये हमें कहाँ मिलती है? ये हमें मेहरौली स्तंभ में प्राप्त होती है। कुमारगुप्त में याद रखना कि जो वत्स भट्टी है इनके द्वारा लिखी है मंसूर प्रशस्ति लिखी गई है, और इसमें हमें कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ये एमपी संबंध में है। ठीक है, क्योंकि ये जो मंसूर प्रशस्ति है ये एमपी में है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि कुमारगुप्त की जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है वत्स भट्टी का मंसूर प्रशस्ति में प्राप्त होती है। ठीक है, कुमारगुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन को वेरी वेरी अहम पे लगा लो, क्योंकि 2024 में जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका करंट में चर्चा हुई थी। इसलिए ये याद रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई है, किसे काल में हुई है? तो वो है कुमारगुप्त के काल में। कुमारगुप्त के पुत्र होते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का एक ही चीज याद रखना कि इनका एक अभिलेख है, वो है जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यमित्र वैश्य ने किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? गवर्नर था। और यहाँ से हमें जानकारी किसकी मिलती है? वो है हुणों के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है कि जो हुणों के आक्रमण हुए हैं इसकी जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वो होती है जूनागढ़ अभिलेख। ये अभिलेख किसका है? तो वह स्कंदगुप्त अभिलेख का है। स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी बनाया था अयोध्या को। भगवान राम की जो मूर्ति है स्थापित हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन कर सकता है कि स्कंदगुप्त ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो वो है अयोध्या। गुप्तकालीन अधिकारी, ध्यान रखना जो गुप्तकालीन अधिकारी है सबसे बड़ा अधिकारी होता था कौन सा? कुमारा मात्य। इसके जो लिस्ट है वो देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती, परंतु जो मेन होंगे, ठीक है, जो न्यायाधीश होंगे उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन देख लेना ताकि आपको क्वेश्चन आपको बन जाए।
नेक्स्ट है गुप्तकालीन वैज्ञानिक, ठीक है। आर्यभट्ट हुए हैं, भास्कर हुए हैं, वराहमिहिर हुए हैं, वाघभट्ट हुए हैं। इनसे क्वेश्चन करता है, ठीक है। जो आर्यभट्ट हुए हैं, आर्यभट्ट ने किया था शून्य की खोज। ध्यान रखना, एक है शून्यवाद और एक है शून्य की खोज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य का पहली बार उल्लेख किस अभिलेख में किया है, तो वो है ग्वालियर अभिलेख। वो क्लियर, ठीक है। देखना, ग्वालियर में एक मंदिर है सहस्त्रबाहु का, जिसे सासभोग मंदिर कहते हैं। उस मंदिर के दीवार के पीछे एक शून्य का उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन आपको आया कि शून्य का उल्लेख पहली बार किस अभिलेख में किया गया है, तो वो कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर अभिलेख। कौन सा मंदिर है? तो सासभोग मंदिर के पीछे दीवार है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का भी ये कर लिया कि चारों वेद में से जो शून्य का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो वो यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख किया गया है। शून्य संख्या की खोज किसने की थी? तो वो की थी आर्यभट्ट ने, ठीक है। पाई का मान किसने बताया था? तो वो आर्यभट्ट ने बताया था। ये क्वेश्चन जो है वर्तमान में जो एमपीपीएससी के जो इंटरव्यू चले हैं उसमें क्वेश्चन कर लिया था कि शून्य का जो पाई का मान है ये किसने बताया था? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन वो इंटरव्यू में कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है किसने बताया था? वो भी आर्यभट्ट ने बताया था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का जो वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? वो आर्यभट्ट ने की थी, ध्यान रखना, ठीक है। वराहमिहिर की दो बुक है, एक है पंच सिद्धांतिका और दूसरी है व्रत संहिता। भास्कर, भास्कर जो है इनकी मैथ्स की बुक है लीलावती। खंडन खाद्य इनकी बुक है और ब्रह्म सिद्धांतिका इनकी बुक है, ठीक है। वाघभट्ट की बुक है अष्टांग हृदय। तो ये जितने भी वैज्ञानिक हुए इनके बुक के नाम पूछता है एग्जाम में। जो होता है इन्हीं जो वैज्ञानिक है इनके बुक का नाम पूछेगा आपसे, तो इस बुक को आप रट लो, कैसे भी याद कर लो कि कोई क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो क्वेश्चन कई बार एमपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में कर चुका है। गुप्त काल में कुछ गुफाएं मिली है, ठीक है। और जो गुफाएं मिली हैं इसमें से कुछ गुफाओं में बड़ी महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है, तो वो क्वेश्चन कर लेता है कि जातक कथाओं का चित्र किस गुफा में दिया है? तो वो 10वें नंबर की गुफा में दिया है। गौतम बुद्ध के वैराग उत्पन्न होने के 4 दृश्य किस गुफा में दिया गया है? तो वो 16वें नंबर की गुफा में दिया गया है। मरणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में दिया है? तो वो भी 16वें नंबर की गुफा में दिया गया है, ठीक है। राहुल का समर्पण चित्र और बुद्ध का ग्रह त्याग का चित्र किस गुफा में दिया गया है? तो वो 17 नंबर की गुफा में दिया है। चालुक्य सम्राट पुलकेश द्वितीय भी सभा में आए फारसी नरेश खुसरो परवेज द्वितीय से दूध के स्वागत का दृश्य, यानी कि जो पुलकेश द्वितीय हैं उनके सभा में फारसी नरेश खुसरो एक राजदूत आया था, उसका एक स्वागत किया गया था, उसका दृश्य किसमें दर्शाया गया है? किस गुफा में? तो वो प्रथम जो गुफा है वहां पे दर्शाया गया है। बुद्ध का जन्म द्वितीय नंबर की गुफा में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुफा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चित्र बताए गए हैं, बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन कर लेता है कई बार, ध्यान रखना कि इन गुफाओं में जो इतने फैक्ट आपको याद होना चाहिए तकरीबन। इसके बाद और भी गुफाएं, बाकी जो मेन पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। जो गुप्त काल है उसके कुछ महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, उनकी बुक में क्वेश्चन करता है, जैसे कि अमर सिंह। अमर सिंह का क्वेश्चन कर लिया था यूपीएससी 2021-22 में कि अमर सिंह की बुक का नाम क्या है? तो अमर कोश है। क्यों पूछा था? क्योंकि इसमें जो कृषि पद्धति होती है, सिंचाई पद्धति, उसमें जो रहट पद्धति होती है उसका इसमें उल्लेख है, ठीक है। वत्स भट्टी की बुक कौन सी है? तो वो है रावण वध। डंडिन की बुक कौन सी है? तो काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्रम और मुद्रा राक्षस। ये जो है इससे गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है, ठीक है। और जो विष्णु शर्मा है इनकी बुक का नाम है पंचतंत्र और मुद्रा राक्षस की बुक का नाम क्या है? तो वो है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी इसका मतलब होता है, ठीक है। तो कम से कम इतने आपको जो बुक हैं और बुक के जो लेखक है ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो हैं भद्रबाहु, उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। नेक्स्ट है महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन में सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? वो है सांख्य दर्शन। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं प्रकृति के? 25 है। और उसमें से भी सबसे पहला तत्व कौन सा है? वो है प्रकृति है, ठीक है।
प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तो 23 तत्वों का जन्म होता है, जिससे जगत का निर्माण होता है। इस प्रकार से सांख्य दर्शन में बताया गया है। श्राद्ध, ये श्राद्ध, ठीक है। श्राद्ध की जो प्रथा है ये सबसे पहले दत्तात्रेय के जो ऋषि हुए हैं उनके पुत्र हुए हैं निमि। निमि ने शुरू किया था, ठीक है। जो श्राद्ध व्यवस्था है जिसमें अपने पूर्वज मर जाते हैं तो उनकी पूजा अर्चना की जाती है, कौवें को खाना खिलाया जाता है, ये श्राद्ध पक्ष होता है। ये जो श्राद्ध व्यवस्था है शुरू किसने किया था? ये दत्तात्रेय के जो पुत्र हुए हैं कौन? ऋषि नेमि ने शुरू किया था। विष्णु के 10 अवतार हैं, इसका उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। ओमकारवाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। यहाँ तक हमने आज समझा है क्या? गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आने की संभावना है, ठीक है। और कई तो एग्जाम में और कई पॉइंट तो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। तो इसकी पीडीएफ जो है मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।